हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। एंड टुडे हम लोग आईसीएसई और सीबीएसई पैटर्न में जो क्वेश्चंस होते हैं या जो 2021 के पैटर्न में क्वेश्चंस आने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। और इन क्वेश्चंस के हेल्प से ना सिर्फ आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे बल्कि ऐसे कंसेप्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको कर पाओगे ईजिली। तो जो मोटिव है इन क्वेश्चंस को करने का वो ये है कि जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आपको इतना नॉलेज मिल जाए कि आप अदर क्वेश्चंस भी कर सको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और समझना है कि अगर आने वाले टाइम में हमें कुछ कंसेप्ट रिलेटेड चीज़ें भी ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए भी आपका एक सीरीज तैयार करने वाले हैं जिसमें आप बेसिकली जितने भी हमारे रिवीजन पार्ट रहेंगे, मतलब एक क्विक रिवीजन रहेगा जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर, लाइट चैप्टर हो या आई चैप्टर हो, इनको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पैटर्न है, जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसके बेसिस पे आप लोगों का पूरा एक क्विक रिवीजन करवाने वाले हैं। फर्स्ट थिंग जो हमें समझना है वो ये है कि कंसेप्ट उसके पीछे क्या है वो हमें ध्यान देना है, कंसिडर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सेम का क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट ही हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि जितना हम कंसेप्ट के अंदर जा सके और आपको हेल्प कर सके। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इज नॉट करेक्ट मतलब करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट इज अ ट्रांसफर वेव और लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। अगर हम बात करें कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो परपेंडिकुलर में ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो हमें उतना नहीं जानना है, लेकिन अगर हम ये समझे कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल वो ऑसिलेट, अगर हम बोले, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली लाइट जो है ऑसिलेट तो इस तरीके से करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन जब उसका हम फाइनली जाने की बात करें तो वो आगे की तरफ बढ़ता है। क्या हम इसका कोई और एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे लाइट ट्रेवल कर रहा है? बिल्कुल है, हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्ट्रिंग वगैरह पढ़ा होगा, स्ट्रिंग में साउंड का चैप्टर पढ़ा होगा पहले 8th 9th में, तो आपने वहाँ भी देखा होगा। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी करेक्ट है। फिर लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड फोर्थ इज लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव उसे बोलते हैं जहाँ पे अगर वेव आगे जा रहा है तो ऑसिलेशन ऊपर नीचे होता है, और एक्चुअली लाइट में ऐसा ही होता है कि लाइट आगे जा रहा होता है और इसका ऑसिलेशन ऊपर नीचे होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जिसमें जो आगे जा रहा है ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल है साउंड वेव। जब मैं कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, क्या होगा, ये जो सामने का पार्टिकल है ये पार्टिकल आगे के पार्टिकल को टक्कर मारेगा, वो पार्टिकल आगे के टक्कर मारेगा। तो जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये पार्टिकल आगे गया टक्कर खा के पीछे आया, वो पार्टिकल आगे गया टक्कर खा के पीछे आया, तो ये ऑसिलेशन भी आगे पीछे हो रहा है और साउंड भी कैसे जा रहा है, आगे जा रहा है और ऑसिलेशन भी आगे पीछे हो रहा है। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लाइट क्या होता है, वो ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इतना हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो लाइट ऐसे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे करता है। तो इसका आंसर गलत क्या है, तो इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव। दिस आंसर इज रॉन्ग। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। देखिए मैं एक बहुत सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ, आप हमेशा इसको याद रख सकते हो। मान लीजिए आप एक रोड में जा रहे हैं, अगर एक रोड भीड़ है, रोड में काफ़ी भीड़ है, तो क्या होगा, आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा मतलब स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाओगे, आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर रास्ता खाली है तो आप इजीली अपने गाड़ी को एक्सेलरेट करवा सकते हो, ज़्यादा स्पीड से जा सकते हो। तो हम कुछ सेम एनालॉजी सोच सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उस मीडियम में स्पीड कम होता है, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, नहीं है, रोड अगर खाली है तो मुझे स्पीड में जितना चाहूँ उतना ले जा सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, देखो ग्लास ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है,
वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, एयर में भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। वैक्यूम क्या है? खाली। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोल सकते हैं कि हम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम जो होगा वो इन चारों में वैक्यूम का होगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा? तो आंसर अगेन इसका वैक्यूम हो जाएगा। फिर थर्ड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम बात करते हैं ये किसके लिए होल्ड करता है, तो ये सब सरफेस के लिए होल्ड करता है। ऐसा नहीं कि वो प्लेन मिरर के लिए होल्ड कर रहा है तो कॉन्केव मिरर के लिए नहीं करेगा, वो सारे मिरर्स के लिए करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। इवन हर एक सरफेस के लिए करता है। आप लोगों ने, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इस पे क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं, तो अगर उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा कवर अप करना चाहिए। क्या? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपने रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा कि सर अगर पैरेलल लाइट्स गिर रहे हैं तो टकराने के बाद भी वो पैरेलल ही रहते हैं, है ना? टकराने के बाद भी वो क्या रहते हैं? ये पैरेलल ही रहते हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शंस को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है सर कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें गिरने के बाद पार्टिकल गिरा, दो पैरेलल रेज गिरे, तो हो सकता है कि एक इधर चला जाए और हो सकता है एक इधर चला जाए, पैरेलल ना रहे। तो क्या यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल को थोड़ा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को कि नॉर्मल जो होता है, अगर कोई भी सरफेस है, मान लीजिए अगर एक सरफेस ऐसे है, लेट्स से ये सरफेस है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा सर? ये इसके परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं बोलूं एक सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर कैसे होगा? ये वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं बोलूं नहीं सर एक सरफेस ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? ऐसा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसे है और यहाँ जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसे है। आप हर एक सरफेस का भी देख सकते हो, सर यहाँ पे नॉर्मल ऐसा है होगा, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा होगा। तो इरेगुलर सरफेस में क्या होता है ना, ये नॉर्मल जो होता है वो चेंज करता रहता है। कभी नॉर्मल सीधा, कभी नॉर्मल किसी एंगल पे, वो नॉर्मल चेंज करता जा रहा है, खुद को नॉर्मल चेंज करता जा रहा है। तो अगर नॉर्मल ही चेंज हो गया तो हमें समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो I इक्वल टू R होता है वो हम नॉर्मल से मेजर करते हैं। यानी कि सर अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन नॉर्मल जब आगे पीछे हो गया तो जो एंगल I या एंगल थीटा है वही चेंज हो जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जितना भी बना, मान लो अगर एक टाइम पे 60 डिग्री बना तो 60 बनाते हुए निकल गया, अगर वो 30 बना तो 30 बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर गया। तो ऐसा नहीं है कि उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं किया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको लाइट को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे सरफेस कैसा भी हो, चाहे मिरर कैसा भी हो, चाहे वो प्लेन हो, स्फेरिकल हो, डजेंट मैटर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगा। हाँ, अगर नॉर्मल चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, तो जैसा नॉर्मल जहां बनेगा उस हिसाब से वो अपना चेंज करेगा। तो अब मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपके अदर क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर दिया। कौन सा? अगर मान लो सरफेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छा स्फेरिकल में क्या होता है सर? तो स्फेरिकल में देखिए, प्लेन में क्या होता है, प्लेन में नॉर्मल ऐसे बनता है। लेकिन अगर मैं एक स्फेरिकल स्फेयर की बात करूं, देखो अगर मैं एक स्फेयर ड्रॉ कर लेता हूं लेट्स से, तो स्फेयर में जो नॉर्मल होता है ना, हम जानते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट याद करना पड़ेगा कि टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है, ये 90 डिग्री पे होता है। तो यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं इसका आंसर क्या है? ऑल द मिरर्स, इवन ऑल द सरफेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाय मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट वॉट एवर विल बी द डिस्टेंस देन मिरर इज। अच्छा, इमेज फॉर्म बाय मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट वॉट एवर विल बी द डिस्टेंस। ओके, तो ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ओके, तो ये जो कंसेप्ट है इसको समझना बहुत ही आसान है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए कि जो
प्लेन मिरर होता है ना, हमने नेचर पढ़ा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा हुआ है, कॉनकेव मिरर पढ़ा है। कॉनकेव मिरर के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड पॉसिबल है, इन्वर्टेड भी पॉसिबल है। मतलब अगर कोई स्ट्रेट है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हमने रखा, तो हो सकता है कि इसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड बने, नीचे बने। लेकिन प्लेन मिरर में या फिर कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर वो रियल ऑब्जेक्ट है तो। ऐसा मैंने क्यों बोला ये आप लोग 11th-12th में समझोगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रियल जो हम लोग नॉर्मली देखें तो प्लेन या कॉन्वेक्स इसी में स्ट्रेट बनता है, कॉनकेव में पॉसिबल है कि वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। ओके, सो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, देखिए फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप समझना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं समझना चाहो तो लीव करके आप याद रख सकते हो। देखिए फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 होता है, जो आपने पढ़ा होगा, है ना। आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चंस भी आएंगे, r/2 हमने पढ़ा भी है। तो एक्चुअली फोकल लेंथ के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो फोकल लेंथ जो है वो बेसिकली हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं r/2। तो क्वेश्चन आता है कि r क्या होगा। अगर r पता चल गया तो फोकल लेंथ भी पता चल जाएगा। तो r देखिए, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, एक सर्कल ये बनाया और एक छोटा सर्कल बनाया। स्फेरिकल मिरर आपने सुना होगा कि स्फेरिकल मिरर में वो जो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अगर स्फेरिकल ग्लास स्लैब से हम कट करते हैं तो उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सोचे तो अगर छोटा स्फेरिकल मिरर है तो इसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा स्फेरिकल मिरर रेडियस और बड़ा, अगर मैं और एक बड़ा बनाऊं तो रेडियस और बड़ा होगा। इस तरह से बड़ा बनाते 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 अगर हम स्फेरिकल, अगर हम बात करें कि ये देखिए ये स्फेरिकल मिरर हमारा कट किया, अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो जो स्फेरिकल मिरर होगा वो थोड़ा प्लेन हो जाएगा। प्लेन हो जाएगा मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। देखिए अगर मैं जैसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा मिरर है, ठीक है, इसको मैंने कट किया। जितना छोटा मिरर रहेगा उतना ज़्यादा कर्व दिखेगा वो, जितना छोटा मिरर रहेगा उतना कर्व दिखेगा। जितना बड़ा मिरर रहेगा उतना वो जो कर्व है ना वो थोड़ा कम होता जाएगा, कर्वेचर थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, ऐसे और बड़ा लेंगे तो कर्वेचर और कम होता जाएगा। अगर बहुत बड़ा ले लेंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बनाते हैं ना, अगर एक बहुत बड़ा ले लेते हैं, अब इसका एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं यहाँ से, देखिए कर्वेचर कैसा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। और बड़ा करते तो और स्ट्रेट हो जाता। प्लेन मिरर क्या है, ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रेट। पूरा स्ट्रेट मतलब एक बहुत बड़ा सर्कल, बहुत 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 बड़ा सर्कल जिसका रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर प्लेन मिरर का हम कर्वेचर की बात करें तो वो इनफाइनाइट होगा, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ r/2, तो r/2 यानी कि वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी। देखिए जितना प्लेन मिरर का जो नेचर होता है कि जितना परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही वो इमेज के डिस्टेंस को उतना ही बनाएगा। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए प्लेन मिरर है मेरे पास, अगर ऑब्जेक्ट को मैं 5 सेंटीमीटर पर रखूंगा तो इमेज भी इधर 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। तो 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका आंसर हम जानते हैं F = r/2 एंड इवन विथ साइन। मतलब है कि अगर हमारा यहीं पे कॉनकेव मिरर होगा तो क्योंकि कॉनकेव क्या होता है, नेगेटिव होता है उसका रेडियस कर्वेचर, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, उसका फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्यों सर पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो r है वो साइन के साथ में पुट करना है, ये समझने वाले। अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा है तो r को साइन नहीं भूलना वहाँ पे और कंफ्यूज नहीं करना, जो भी साइन है वो साइन के साथ में आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस।
ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस का। मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं आपको। लेट्स से मेरे पास एक ऐसा कोई कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब ये हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, मतलब किसी स्फेयर का पार्ट होगा, उसका सेंटर यहाँ पे होगा और फोकल लेंथ सेंटर, और ये जो पोल है, लेट्स से ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ क्या होता है? इनके बीच का डिस्टेंस, ये रहा फोकल लेंथ। तो क्या होगा कि जैसे ही लाइट एक पैरेलल रेट आएगा तो टकराने के बाद वो इसी पॉइंट से उसको ऐसा अज्यूम होगा, ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से वो डाइवर्ज कर रहा है। इसी पॉइंट से वो डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसी पॉइंट से हमें ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि वो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ। अब देखिए, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ में दिया नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, क्यों नेगेटिव होता है, किस लिए नेगेटिव होता है, इसका मैं जब थ्योरी अभी लेक्चर बनाने वाला हूँ उसमें मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या हो रहा है। आप अगर वो लेक्चर देखोगे प्रॉपरली तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। नेगेटिव होता है -12, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर, F = R/2, तो F = -12/2, दैट इज -6। तो -6 हमारे ऑप्शन में आई थिंक ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, हेंस इन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, फोकल लेंथ दे रखा है और फिर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होगा। मतलब अगर मैं r की बात करूं तो कितना होगा? 2f होगा, क्योंकि f r/2 था। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो सकता है। प्लस माइनस अगर ऑप्शन होते तो हम उस हिसाब से सोचते, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है जो कि प्रॉपरली गलत है। तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज साइट एरिया इज हाईएस्ट। इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले देखिए, हमारे पास पढ़ने के लिए 3 टाइप के मिरर हैं, है ना। एक हमारे पास है कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो जो प्लेन मिरर है वो क्या करता है, जितना भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर दोनों तरीके से काम कर सकता है ना, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर पे फोकस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का एक प्रॉपर्टी है, अगर एक दूर का ऑब्जेक्ट भी है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मान लीजिए वो काफ़ी ज़्यादा भी है तो इमेज डिस्टेंस को कम रखता है। ठीक है, तो मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया, मान लीजिए 50 मीटर पे एक गाड़ी आ रही है। ठीक है, अब इसका इमेज भी अगर लेट से 50 मीटर पे बनता, चाहे ये इधर बने या उधर बने, तो मुझे देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता, मैं शायद देख भी नहीं पाता। ठीक है, लेकिन अगर इसका इमेज मेरे पास में बने, लेट से 5 मीटर पे या 5 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ऐसा कुछ, 1 मीटर भी दूर है, लेट से 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसा कहीं पे बन जाता है, तो मैं आराम से देख सकता हूँ और मैं ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक मिरर का साइज छोटा है ना। आप ये समझो, एक मिरर का साइज, यहाँ पे एक मिरर का साइज छोटा है। अब जितने ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे, जितना ज़्यादा, मान लो मेरे पीछे गाड़ियाँ हैं, जितना ज़्यादा मैं देख सकता हूँ उतना ही अच्छा है मेरे लिए। और ज़्यादा कब देख पाएंगे हम? जब वो गाड़ियों का साइज़ एक तो छोटा हो और छोटे छोटे डिस्टेंस में सभी आ जाए, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे, सभी छोटे छोटे डिस्टेंस पे सभी मुझे दिखना स्टार्ट हो जाए। तो कॉन्वेक्स मिरर आप याद रख सकते हो, मैं इसको प्रूव भी करके भी दिखा दूंगा, लेकिन आप याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो एक तो ऑब्जेक्ट्स का साइज को छोटा कर देता है,
प्लस उसका डिस्टेंस छोटा कर देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो डिस्टेंस को छोटा कर देता है। तो जैसे ही वो डिस्टेंस छोटा हुआ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं और ज़्यादा एक्यूरेटली देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर तो कॉन्वेक्स मिरर है। अभी आने वाले टाइम में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर काम करता है ना। मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, थोड़ा आगे चल के एंड में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 12th, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर। अब देखिए रियल अगर मैं बोलूं तो हमारे पास इमेज एक ही मिरर बनाता है, वो है कॉन्केव। प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो मैं क्योंकि रियल पूछा हुआ है तो मुझे आंख बंद करके इसका आंसर कॉन्केव डाल देना चाहिए। ओके, 13th, व्हाट विल बी द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, और जब आप ये पढ़ रहे होंगे थ्योरी में तब भी वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस और वो फोकस और पोल के बीच में ही बनते हैं सारे के सारे। आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रख के देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर ए होने वाला है, पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं होता। अगर रियल होता है तो इन्वर्टेड होगा, है ना। ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वर्चुअल के साथ में इन्वर्टेड कभी नहीं पॉसिबल है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास 10th में या तो हमें पता है कि रियल होगा तो उसका इन्वर्टेड होगा, और अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। आप ये दिमाग में हमेशा रख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन एक साथ आता है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। अभी होगा तो मैं एंड में अभी थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर को एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये सारा आप अच्छे से समझ जाओगे। 14th, a full length image distance tall building can definitely be seen by using। obviously इसका आंसर कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों? अभी आपको समझाया था कि ये चीज़ों को छोटा करके दिखाता है और सामने लाके दिखाता है। तो सबसे अच्छा मिरर कौन है हमारे लिए? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूँ तो आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे। तो कॉन्केव मिरर में क्या है ना, उसमें ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज उससे छोटा भी हो सकता है और इमेज उससे बड़ा भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो लोकेशन क्या है ऑब्जेक्ट का, 2F के उधर है या 2F के इधर है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में उससे फर्क नहीं पड़ता था, वो हमेशा उसका मैग्निफिकेशन मैक्स जो होता था वो जनरली वो जो देता था वो हमेशा 1 से कम देता था, और जो इमेज डिस्टेंस होता था वो भी काफ़ी कम हो जाता था। तो कॉन्वेक्स मिरर का काम ही यही है कि वो क्या करता है, एक तो वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज बनाता है, इसमें ये तो सबसे अच्छी बात है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके और बड़े डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को छोटे डिस्टेंस में दिखाता है। तो हमारे लिए देखने में वो आसान होता है। जितना मिरर से डिफरेंट डिफरेंट मान लो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमें देखने में मुश्किल हो जाएगा। तो इन जनरल जो ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में आता है वो कॉन्वेक्स मिरर आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ मिरर हैविंग फोकल लेंथ +10 इज कन्वर्जिंग इन नेचर, ठीक है। नेचर ऑफ मिरर हैविंग फोकल लेंथ +10 इज कन्वर्जिंग इन नेचर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? देखिए, अगर फोकल लेंथ +10 है तो मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो कन्वर्जिंग है, वो डाइवर्जिंग होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑब्वियसली इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जो इस पूरे पार्ट में एक्सप्लेन किया, आपको 15 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं और 15 क्वेश्चंस को लेके एक्सप्लेन करूंगा। एक एक कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप कंसेप्ट्स के साथ में समझो, और विद इन फ्यू डेज मैं ट्राई करूंगा कि न्यू कंसेप्ट्स, पूरा का पूरा कंसेप्ट का एक वीडियो आपके पास आए, आप जिससे पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आई एम श्योर कि आने वाले सीरीज़, आने वाले वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।